का ससुराल ने किया पर्दाफाश। शाम को शमशान घाट में लकड़ियों की चिता जल रही होती है और चिता के सामने मोहन जी और छोटी सी नेहा खड़े होते हैं। नेहा की आंखें लाल होती हैं और वो लगातार रो रही होती है। आसपास कुछ रिश्तेदार चुपचाप खड़े होते हैं। पापा, मेरी माँ मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे तो अपनी माँ चाहिए पापा। बेटा, ये सब भगवान की मर्जी है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा, अब मुझे कौन प्यार करेगा? मैं हूं ना बेटा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीने बीत जाते हैं। घर के ड्राइंग रूम एक कोने में सोफे पर नेहा चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है। घर में सन्नाटा होता है। दूसरी तरफ मोहन जी दादी के साथ खड़े चिंतित होकर बात कर रहे होते हैं। माँ, देखना, नेहा पूरे दिन अकेले रहती है, न किसी से बात करती है, न कहीं बाहर जाती है। मैं दिन रात ऑफिस में रहता हूँ, उसकी देखभाल कौन करेगा? बेटा, बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। लेकिन अब क्या किया जाए? बेटा, तू दूसरी शादी कर ले, नेहा को माँ मिल जाएगी और घर भी संभल जाएगा। मोहन जी माँ की बात को समझते हैं। कुछ समय बाद घर में दरवाजे पर फूलों की सजावट होती है। मधुबाला देवी दुल्हन के रूप में घर में प्रवेश करती है और उनके साथ उनकी 9 साल की बेटी प्रियंका भी होती है। नेहा थोड़ी दूर खड़ी चुपचाप ये सब देख रही होती है। मम्मी, ये घर कितना बड़ा है? हाँ बेटा, अभी हम यहीं रहेंगे। नमस्ते, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? हाँ बेटा। कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन जी नेहा को नया खिलौना देते हुए हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रियंका खड़ी उदास होकर उन्हें देख रही होती है। मधुबाला ये सब चुपचाप नोटिस कर रही होती है। नेहा बेटा, देखो, तुम्हारे लिए नया डॉल हाउस लाया हूँ। सच पापा? थैंक यू। पापा, मुझे भी वही खिलौना चाहिए। प्रियंका हर चीज की जिद नहीं करते। प्रियंका उदास हो जाती है। यह सब देखकर मधुबाला के चेहरे पर नाराजगी आ जाती है। ये सब मैं 7 दिन तक बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बेटी को भी इस घर में उतनी ही इज्जत मिलेगी। रात को एक कमरे में अंधेरा होता है। एक लाल कपड़ा बिछा होता है और उस पर नींबू, काला धागा और राख रखी होती है। एक छोटा सा दिया जल रहा होता है। मधुबाला जमीन पर बैठी होती है और पास में प्रियंका भी बैठी होती है। मम्मी, आपने फिर से शुरू कर दिया? हाँ बेटा, हमें पहले वाले घर की तरह गलती नहीं करनी है, वरना हम पकड़े जाएंगे। अगर किसी को पता चल गया तो इस बार सब कुछ हम सिर्फ रात में करेंगे। मम्मी, आप कुछ ऐसा करो कि मेरी भी इस घर में जगह बन जाए। बस देखती जा बेटा, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। मधुबाला लाल कपड़े पर मोहन जी की फोटो रखती है। वो नींबू पर काला धागा बांधती है और राख फोटो पर छिड़कती है। अब मोहन जी का मन बदल जाएगा और उनकी नजरों में सिर्फ मेरी बेटी ही सबसे खास होगी। सच मम्मी? हाँ बेटा, अब देखना, सब कुछ बदल जाएगा। अगली दोपहर मोहन जी बाजार से खिलौने और चॉकलेट लेकर आते हैं। प्रियंका खुश होकर दौड़कर उनके पास जाती है। नेहा थोड़ा दूर खड़ी होकर उम्मीद से उन्हें देख रही होती है। प्रियंका बेटा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, धन्यवाद पापा। पापा, मेरे लिए कुछ नहीं? नेहा भी नहीं, पहले प्रियंका को देने दो। नेहा चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर खड़ी मधुबाला हल्की मुस्कान के साथ ये सब देख रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि काला जादू असर दिखाना शुरू कर चुका है। अगले दिन दीवार पर नेहा की असली माँ की तस्वीर लगी होती है। नेहा उस तस्वीर के सामने खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माँ, अब तो पापा की शादी भी हो गई है। अब मुझे अपनी सौतेली माँ में ही अपनी माँ को ढूंढना होगा। शायद वही मुझे आपकी तरह प्यार करे। कुछ दिन बाद नेहा बिस्तर पर लेटी होती है। उसका चेहरा कमजोर लग रहा होता है। मोहन जी और मधुबाला चिंतित होकर खड़े होते हैं। वो उसे डॉक्टर के लेकर जाते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार खराब हो रहने लगती है। डॉक्टर साहब, नेहा की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है? देखिए, इसे कोई बीमारी नहीं है। फिर ये हर वक्त बीमार क्यों रहती है? शायद इसका एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत है। कभी कभी बच्चों पर माहौल का बहुत असर पड़ता है। अगले दिन स्कूल का स्टाफ रूम होता है। मोहन जी नेहा की टीचर से बात कर रहे होते हैं। सच कहूँ तो नेहा क्लास में बहुत चुप रहती है। क्या वो पढ़ाई में कमजोर है? नहीं, पढ़ाई में तो अच्छी है, लेकिन ये किसी से बात नहीं करती और इसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। शायद ये यहाँ ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रही है। उसी रात घर का ड्राइंग रूम होता है। मोहन जी सोफे पर बैठे सोच रहे होते हैं। मधुबाला उनके पास आकर बैठती है। सुनिए जी, मुझे लगता है नेहा को हॉस्टल भेज देना चाहिए। हॉस्टल? हाँ, इसे कोई बीमारी नहीं है। हॉस्टल में रहेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी और डिसिप्लिन भी सीख जाएगी।
शायद तुम सही कह रही हो। अगले दिन हॉस्टल का बड़ा गेट होता है। मोहन जी कार से उतरते हैं। नेहा उनके साथ खड़ी होती है और उसके हाथ में छोटा सा बैग होता है। पापा, क्या मुझे सच में यहाँ रहना पड़ेगा? बेटा, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। लेकिन पापा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तुम मजबूत बनो नेहा। मोहन जी मुड़कर कार में बैठ जाते हैं। नेहा गेट के सामने खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रहती है। लगता है पापा भी बदल गए हैं। कई साल का समय बीत जाता है। नेहा एक बड़ी कंपनी के ऑफिस के शानदार केबिन में होती है। नेहा फॉर्मल कपड़ों में आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है। मैम, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार थी। थैंक यू। नेहा अपनी मेहनत से कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुकी होती है। शाम को एक बड़ी लग्जरी कार घर के बाहर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और नेहा स्टाइलिश कपड़ों में आत्मविश्वास से भरी हुई कार से उतरती है। अरे नेहा बेटा, आ गई तुम। हमें तो बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। नमस्ते माँ। अरे नेहा बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट, सच में तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। ये सब सुनकर मधुबाला के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ जाती है। पड़ोस के लोग हैरानी से उसे देखते हैं। अरे ये तो नेहा है। देखो कितनी सफल हो गई है। नेहा मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ बढ़ती है। अंदर खड़ी मधुबाला के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि नेहा की सफलता उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे होते हैं। मोहन जी नेहा से उसकी नौकरी के बारे में पूछ रहे होते हैं। प्रियंका एक कोने में बैठी मोबाइल देख रही होती है। नेहा बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर दिल खुश हो गया। अगर इसे भी तुम हॉस्टल भेज देती तो ये भी थोड़ी सही हो जाती। शायद ये भी आज इससे आगे निकल जाती। पापा, आपको हर बात में नेहा दीदी की तारीफ करनी है क्या? मधुबाला चुपचाप ये सब सुनती रहती है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। कुछ साल पहले घर के अंदर रात का अंधेरा होता है। नेहा हॉस्टल में रहती है और घर में सिर्फ मधुबाला, प्रियंका और मोहन जी होते हैं। एक कमरे में मधुबाला जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठी होती है। सामने कुछ नोट, नींबू और काला धागा रखा होता है। वो धीरे धीरे मंत्र पढ़ रही होती है। अब मोहन जी की सारी कमाई मेरे हाथ में आएगी। वो नोटों पर राख छिड़कती है और मुस्कुराने लगती है। दिन में प्रियंका अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़ी हंस रही होती है। उसके हाथ में सिगरेट होती है। प्रियंका, आज फिर पार्टी। प्रियंका, आज फिर से पार्टी? क्यों नहीं, जिंदगी को मजे से जीना चाहिए। प्रियंका तैयार हो रही होती है। मधुबाला प्रियंका को समझाने की कोशिश कर रही होती है। प्रियंका, तुम हर वक्त बाहर घूमती रहती हो। मम्मी, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। प्रियंका दरवाजा पटक कर बाहर चली जाती है और मधुबाला परेशान खड़ी रह जाती है। घर के अंदर नेहा अपने कमरे में सामान रख रही होती है। वो अब यहीं रहने लगती है। ड्राइंग रूम में मोहन जी फिर से प्रियंका को डांट रहे होते हैं। देखो प्रियंका, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते तो तुम भी नेहा की तरह आगे बढ़ती। बस कीजिए पापा। प्रियंका गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। रात को एक कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा होता है। मधुबाला जमीन पर बैठी होती है और उसके सामने नेहा की फोटो रखी होती है। ये लड़की मेरी सारी प्लानिंग खराब कर देगी। अब इसे भी मेरे रास्ते से हटाना ही होगा। वो नींबू पर काला धागा बांधती है और नेहा की फोटो पर राख छिड़कती है। अब देखना नेहा तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। अगली सुबह रसोई में नेहा जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही होती है। एक तरफ मधुबाला आराम से सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और प्रियंका मोबाइल में व्यस्त होती है। नेहा ऑफिस जाने से पहले भी सारे घर का काम कर रही होती है। माँ, आपका नाश्ता तैयार है। अच्छा रख दो बेटा, मैं अभी खा लूंगी। दीदी, मेरे लिए भी चाय बना देना। अभी लाई। नेहा सबका काम करके जल्दी जल्दी तैयार होती है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को नेहा ऑफिस से थकी हुई घर लौटती है, लेकिन घर आते ही वो घर में रसोई में लग जाती है। मधुबाला और प्रियंका अभी भी आराम कर रही होती हैं। अरे नेहा बेटा, तू इतनी थकी हुई आई है फिर भी काम कर रही है। कोई बात नहीं माँ, घर का काम करना तो अपना ही होता है। नेहा पूरे घर का काम संभालती है और सबकी सेवा करती है। रात को कमरे में मोहन जी और मधुबाला जी बैठे होते हैं। नेहा अपनी सैलरी का लिफाफा मधुबाला को देती है। मोहन नेहा को बाहर साइड में लाते हैं। बेटा, तू अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को ही दे देती है। हाँ पापा। लेकिन बेटा, वो तुझे प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने लिए सेविंग्स ही ना करे। कमाने का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। पापा, मुझे पैसों का क्या करना है। मुझे तो सिर्फ रिश्ते चाहिए। मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे इतना प्यार करती है, मुझे और क्या ही चाहिए। मोहन जी नेहा की मासूमियत देखकर चुप हो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस का बड़ा सा केबिन, कंपनी में नया मैनेजर राघव आता है। सभी कर्मचारी उसे देख रहे होते हैं। नेहा अपनी फाइल लेकर उसके सामने खड़ी होती है। आप नेहा हैं? जी सर। आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। शाम को एक कैफे में नेहा और राघव साथ बैठे होते हैं। दोनों कॉफी पीते हुए बातें कर रहे होते हैं।
नेहा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरी माँ का कई साल पहले देहांत हो गया था, ओह। लेकिन अब मेरी सौतेली माँ है, वही मेरा बहुत ध्यान रखती है। राघव नेहा की बातें सुनकर उसे और ज्यादा पसंद करने लगता है। उसी रात राघव अपनी भाभी शिल्पा के साथ बैठा होता है। भाभी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। अच्छा देवर जी। ये बात मैंने सिर्फ आपको ही बताई है, अभी घर में किसी को नहीं पता। अच्छा, तो आपने अभी तक उससे बात भी नहीं करवाई? चलो कम से कम उसकी फोटो तो दिखाओ, देखूं कैसी है मेरी देवरानी। राघव मोबाइल में नेहा की फोटो दिखाता है। अरे, तो बहुत प्यारी लग रही है। अगले दिन कैफे में नेहा और राघव साथ बैठे होते हैं। राघव अचानक अपनी भाभी को वीडियो कॉल कर देता है। भाभी, मिलिए इनसे, ये है नेहा। नमस्ते दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी। घर में बाकी सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है। नेहा बहुत ही मीठे और सम्मान से बात करती है। शिल्पा को तुरंत समझ आ जाता है कि नेहा बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है और उसे नेहा बहुत पसंद आने लगती है। रात को नेहा बिस्तर पर बैठी मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड राघव से बात कर रही होती है। राघव, कल मैं अपने पापा को सब बता दूंगी। क्या तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? हाँ, पापा हमेशा मेरा साथ देते आए हैं, मुझे पूरा यकीन है वो मेरा सपोर्ट करेंगे। कमरे के बाहर प्रियंका खड़ी चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। प्रियंका जल्दी से अपनी माँ मधुबाला के कमरे में जाती है। मम्मी, मैंने अभी नेहा दीदी को राघव से बात करते सुना। क्या? वो कल पापा को सब बताने वाली है। अच्छा, तो उसने ये सब सोच रखा है। मधुबाला की आंखों में चालाकी दिखाई देती है। रात को ही वो एक गिलास दूध में काले जादू की छोटी सी पुड़िया मिलाती है। अब देखती हूँ कौन उसका साथ देता है। वो दूध लेकर मोहन जी के पास जाती है। सुनिए जी, ये दूध पी लीजिए। अच्छा, दे दो। मोहन जी दूध पी लेते और धीरे धीरे काले जादू के वश में आने लगते हैं। अगली सुबह ड्राइंग रूम में नेहा अपने पिता के सामने खड़ी होती है। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? पापा, मुझे राघव पसंद है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुझे इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया है कि तू हमारा मुंह काला करने के लिए यहाँ आ जाए। पापा, इससे अच्छा तो तुम मर ही जाती। नेहा ये सुनकर टूट जाती है और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। नेहा अपने कमरे में बैठी जोर जोर से रो रही थी। मुझे लगा पापा मेरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा बोल दिया। सपोर्ट करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे सिर पर बिठा लूं। नेहा रोते रोते चुप हो जाती है। अगले दिन मंदिर में नेहा और राघव भगवान के सामने खड़े होते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। नेहा और राघव एक दूसरे को माला पहनाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। और थोड़ी देर बाद घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं। घर के अंदर सब लोग हैरानी से उन्हें देख रहे होते हैं। तुमने शादी कर ली? जी पापा। मोहन जी गुस्से में नेहा को धक्का देकर बाहर कर देते हैं। निकल जाओ इस घर से। उसी समय मधुबाला बीच में आती है। अरे रहने भी दीजिए, बच्ची है, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा, तुम भी इसके साथ निकल जाओ। अगर ये घर से चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा और मेरे पैसों की गुल्लक भी चली जाएगी। लेकिन मोहन जी गुस्से में नेहा को घर से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ राघव के घर का बड़ा सा आंगन, दरवाजे पर सभी लोग खड़े होते हैं। अरे नेहा, तुम आ गई? जी दीदी। शिल्पा आगे बढ़कर नेहा को गले लगा लेती है। आओ बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। खुश रहो दोनों। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि राघव का परिवार उसे बहुत प्यार से अपनाता है। अगली सुबह घर में हल्की चहल पहल होती है। नेहा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसका फोन बजता है। फोन पर मधुबाला होती है। नेहा बेटा, आज पग फेरे की रस्म है, तुम अपने मायके आ जाओ। लेकिन मम्मी पापा तो मुझे आने ही नहीं देंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुम बस आ जाओ। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कुछ देर बाद नेहा मायके के दरवाजे पर खड़ी होती है। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है। अंदर मोहन जी सोफे पर बैठे होते हैं, लेकिन वो नेहा की तरफ देखते भी नहीं है। नमस्ते पापा। मोहन जी चुप रहते हैं और दूसरी तरफ देखने लगते हैं। अरे आओ बेटा, अंदर आओ। कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ। मधुबाला नेहा के साथ बहुत मीठा व्यवहार करती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई देती है। कुछ देर बाद मधुबाला नेहा के हाथों में पहने शादी के कंगन को ध्यान से देखती है। अरे नेहा बेटा, ये कंगन कितना सुंदर है, जरा मुझे दिखाना। हाँ मम्मी। नेहा अपना एक कंगन उतार कर मधुबाला को दे देती है। मधुबाला उसे चुपचाप अपने पास रख लेती है। रात को कमरे में मधुबाला अकेले जमीन पर लाल कपड़ा बिछा होता है और उस पर नेहा का कंगन, नींबू और काला धागा रखा होता है। मधुबाला दिए के सामने बैठी होती है। जैसे हमेशा करती आई हूँ वैसे ही आज भी करूंगी। वो नेहा के कंगन पर राख छिड़कती है और मंत्र पढ़ने लगती है।
अब देखती हूँ तेरी खुशियाँ कितने दिन टिकती है। अगली सुबह नेहा पटफेरे की रस्म पूरी करके अब वापस अपने ससुराल आ जाती है। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखाई देता है और उसकी आंखें लाल होती हैं। बेटा मायके में सब ठीक रहा? आप लोगों को हर बात क्यों जाननी है? बेटा मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। मैं आपको क्यों बताऊं हमने क्या किया और क्या नहीं? मेरी माँ बहुत अच्छी है, उन्हें सब पता है। इतना कहकर नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह सब ठीक होता है। नेहा फिर से सामान्य व्यवहार कर रही होती है, लेकिन शाम होते होते उसके चेहरे का भाव बदलने लगता है। शाम को रसोई में नेहा और शिल्पा साथ में खाना बना रही होती है। नेहा जरा नमक पकड़ा देना। मैं आपकी नौकरानी लगती हूँ क्या? क्या हर काम मुझसे ही करवाती रहती हो? आपके काम खत्म ही नहीं होते। नेहा मैंने तो बस नमक ही मांगा था, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट करना आपका हर बात का ड्रामा है। इतना कहकर नेहा गुस्से में रसोई से बाहर चली जाती है। पता नहीं इसे अचानक क्या हो जाता है, शादी से पहले तो इतनी अच्छी थी। शिल्पा को समझ नहीं आता कि नेहा के व्यवहार में ये अचानक बदलाव क्यों आ रहा है। अगली सुबह कमला देवी चारपाई पर बैठी होती हैं और नेहा उनके पास बैठकर प्यार से उनके पैर दबा रही होती है। बेटा नेहा तुम ऑफिस भी जाती हो और घर का काम भी करती हो, इतना मत करा करो, थक जाओगी। नहीं मम्मी जी, आपकी सेवा करके मुझे अच्छा लगता है। कमला देवी नेहा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। शाम को घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अचानक प्रीतम जी को खांसी आने लगती है। बेटा नेहा जरा अपने पापा के लिए एक गिलास पानी ले आओ, देखो उन्हें खांसी आ रही है। आप लोगों के सामने काम ही खत्म नहीं होते हैं। नेहा कोई मेरी परवाह करता है क्या? मैं दिन रात ऑफिस का काम करती हूँ, फिर घर का काम भी करती हूँ, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकती है और खाना छोड़कर वहां से चली जाती है। पता नहीं इसे अचानक क्या हो जाता है। अगले दिन दोपहर घर के दरवाजे पर मधुबाला और प्रियंका खड़ी होती हैं। अरे मम्मी आप लोग? बेटा सोचा तुमसे मिलने आ जाए। दीदी अपना कमरा तो दिखाओ। नेहा उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। कमरे के अंदर मधुबाला अपने पर्स से एक छोटी सी गुड़िया और भभूति निकालती है। नेहा बेटा ये गुड़िया और ये भभूति हमेशा अपने पास रखना। क्यों मम्मी? इससे तुम्हें हमेशा अच्छी ऊर्जा मिलेगी। नेहा बिना सोचे समझे वो भभूति अपने पास रख लेती है और रोज उसे लगाने लगती है। कुछ दिनों बाद शिल्पा नोटिस करती है कि जब भी नेहा भभूति लगाती है उसका व्यवहार बदल जाता है। ये भभूति लगाते ही इसका स्वभाव इतना क्यों बदल जाता है? एक दिन मौका देखकर शिल्पा चुपचाप वो भभूति बाहर फेंक देती है। अगले दिन नेहा जब भभूति नहीं लगाती तो वो पूरे दिन बहुत सामान्य और प्यार से व्यवहार करती है। आज मेरी बहू फिर से पहले जैसी लग रही है। जरूर इसी भभूति में कुछ राज है। कुछ दिनों बाद नेहा अपने मायके जाती है। वहाँ मधुबाला उसे गौर से देखती है। नेहा आज तुमने वो भभूति नहीं लगाई जो मैंने दी थी। कौन सी भभूति मम्मी? चल कोई बात नहीं बेटा। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसी रात मधुबाला अपने घर में बैठकर फिर से काला जादू करने लगती है। अब तुझे दूर से ही अपने वश में करूंगी। दूसरी तरफ ससुराल में नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके बाल खुले होते हैं। सब गलत है, सब मेरे खिलाफ है। वो अपने आप से अजीब अजीब बातें करने लगती है। तभी शिल्पा खिड़की से ये सब देख लेती है। ये क्या हो रहा है नेहा के साथ? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नेहा के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। अगले दिन दोपहर को शहर के एक शांत कैफे में राघव और नेहा बैठे होते हैं। राघव के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। नेहा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? क्या मतलब? कभी कभी तुम इतनी गुस्से में क्यों आ जाती हो और सबके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करने लगती हो? मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो आपकी मम्मी को अपनी मम्मी मानती हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ यही घर मैंने अपना माना है। हाँ वो तो मैं भी देखता हूँ, लेकिन तुम फिर अचानक से चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हो? अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो तो प्लीज सॉरी। राघव को लगता है कि शायद नेहा सच में समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शाम को दोनों घर लौट आते हैं। घर का माहौल खुशहाल होता है। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठकर नेहा और राघव की शादी का एल्बम देख रहे होते हैं। नेहा बेटा इधर आओ, हमारे साथ बैठकर एल्बम देखो। नेहा पास आती है लेकिन अचानक उसके चेहरे का भाव बदलने लगता है। मुझे एल्बम नहीं देखनी। नेहा आप लोग ही देखो। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है। चलो सब लोग आज शॉपिंग पर चलते हैं। सच? शॉपिंग मॉल में नेहा सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट और कपड़े खरीदती है। नेहा ये ड्रेस बहुत सुंदर है। दीदी ये आपके लिए ही ली है। सब लोग खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रीतम जी टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। आज हम आपको राशियों के बारे में बताएंगे। कुछ देर बाद न्यूज बदल जाती है।
एक मशहूर सेलिब्रिटी पर काला जादू होने का मामला सामने आया है। ये सुनकर शिल्पा ध्यान से टीवी देखने लगती है। पापा जी, सुबह सुबह क्या देख रही हो आप? देश विदेश की न्यूज देख लो। जब इसकी सौतेली माँ यहाँ आई थी तब वो नींबू मिर्ची और कोई पुड़िया दे रही थी। कहीं इसकी सौतेली माँ ने इस पर काला जादू तो नहीं किया? उसी समय अचानक मधुबाला घर आ जाती है। नेहा बेटा कैसी हो? मम्मी आप? मधुबाला की नजर ड्रेसिंग टेबल पर जाती है जहां नेहा के कुछ बाल गिरे होते हैं। वो चुपके से उन बालों को उठाकर अपने पर्स में रख लेती है, फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। शिल्पा को कुछ शक हो जाता है। वो चुपचाप मधुबाला का पीछा करने लगती है। मधुबाला अपने घर पहुंचती है और अंदर जाकर घर के सारे पर्दे बंद कर देती है, और लेकिन एक पर्दे का कोना थोड़ा सा खुला रहता है। शिल्पा खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर देखने लगती है। अंदर मधुबाला एक काली गुड़िया नेहा के बाल और हवन कुंड रखकर मंत्र पढ़ रही होती है। अब देखती हूँ तेरा घर कैसे डूबता है। शिल्पा अपने फोन से पूरी रिकॉर्डिंग बना लेती है। मेरा शक सही निकला, ये सच में काला जादू है। शिल्पा जल्दी से घर लौटती है। घर के अंदर नेहा फिर से अजीब व्यवहार करने लग जाती है। आप लोग मुझे हर बात पर टोकते क्यों रहते हो? बेटा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नेहा, अभी तुम अपने होश में नहीं हो। तुम थोड़ी देर जाकर अपने कमरे में आराम करो। अब तुम मुझे बताओ कि क्या करना है। राघव नेहा को शांत कराने के लिए उसे कमरे में ले जाता है। चलो नेहा, थोड़ा आराम कर लो। नीचे ड्राइंग रूम में शिल्पा सबको अपना फोन दिखाती है। आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में मधुबाला काला जादू करते हुए दिखाई देती है। हे भगवान, ये औरत कितनी गिर सकती है। देखो इसकी सौतेली माँ इस पर कितना बड़ा काला जादू कर रही थी। इसी वजह से नेहा बात बात पर इतना बुरा व्यवहार कर रही थी। ये सच देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद नेहा शांत होकर अपने कमरे में नीचे चली आती है। ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे होते हैं। नेहा, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ दीदी? शिल्पा अपना फोन निकालती है और नेहा को वीडियो दिखाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मधुबाला नेहा के बालों के साथ काली गुड़िया पर मंत्र पढ़ रही होती है। ये क्या है? मेरी माँ ने ही मुझे पाला है। क्या ये सब सच है? हाँ नेहा, ये सब सच है। तुम्हारी माँ बचपन से ही तुम पर काला जादू कर रही थी। वो तुमसे सिर्फ पैसों का लालच रखती थी। यह सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेहा तुरंत अपने मायके चली जाती है। वहां उसके पिता मोहन जी बैठे होते हैं। पापा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। पापा उससे नाराज होते हैं, फिर मुंह फेर लेते हैं। नेहा अपने फोन में वो वीडियो अपने पापा को दिखाती है। ये क्या है? पापा, मम्मी हमेशा से मुझ पर काला जादू करती आई है। उन्होंने आपके ऊपर भी यही सब किया होगा। अगर मेरे ससुराल वालों ने इसका पर्दाफाश नहीं किया होता तो हमें कभी इसका पता भी नहीं चलता। मेरी जो तबीयत खराब होती थी वो भी उनकी वजह से होती थी। वो हमेशा से मुझे मारना चाहती थी। ये सुनकर मोहन जी गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। अच्छा, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे? अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। निकल जाओ इस घर से। ये सुनकर मधुबाला रोने लगती है और अपने पुराने दिन बताती है। मेरा बेटा अपाहिज है, उसकी शादी नहीं हो रही, इसीलिए मैं उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रही थी कि कोई लड़की उसके पैसों में आकर लालच में शादी कर ले। बहुत टाइम पहले मधुबाला का एक अपाहिज बेटा होता है। उसके ससुराल वाले उसे ताने देते हैं। तुम्हारा बेटा अपाहिज है, हमारे घर का नाम खराब कर दिया। फिर एक दिन उसे घर से निकाल दिया जाता है। उसी दिन से मधुबाला काला जादू करना शुरू कर देती है ताकि अपने पति को वश में कर सके। लेकिन इसके बावजूद उसके पति भी उसे घर से निकाल देते हैं। पहले पति से वो काला जादू करना सीखती है। मेरा बेटा अपाहिज है, उसकी शादी नहीं हो रही, इसीलिए मैं उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रही थी कि कोई लड़की उससे पैसों के लालच में शादी कर ले। वो रोते हुए नेहा और मोहन जी के पैरों में गिर जाती है। नेहा अपने पिता की तरफ देखती है। पापा, इन्हें माफ कर दीजिए। क्या? जैसे इन्होंने हमारे साथ किया हम वैसे इनके साथ नहीं करेंगे। आप बस इनके बेटे का इलाज करवा दीजिए। मैं इन्हें कोई सजा नहीं देना चाहती हूँ। मैंने इन्हें अपनी माँ माना है। मधुबाला रोते हुए नेहा के पैर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो बेटा। आज के बाद आप काला जादू कभी नहीं करेंगी। मैं वादा करती हूँ। अगले दिन सब लोग मिलकर मधुबाला के बेटे का इलाज शुरू करवा देते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। आज सच में सब ठीक हो गया। मधुबाला के अपाहिज बेटे की शादी हो जाती है।